हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो सीरीज़ में विलियम शेक्सपियर पर पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्स में विद एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं और इस उम्मीद से सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत कारगर और मददगार हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं हूं नूर आलम और मैं अपने चैनल इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ऑन सीइंग whom डज मिरांडा एक्सक्लेम, किसे देख करके मिरांडा बड़े आश्चर्य से कहती है, ओ फादर, ओ मेरे पिता, श्योरली दैट इज स्पिरिट लॉर्ड, मेरी बात मानिए, ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा या स्पिरिट है। हाउ इट लुक्स अबाउट, देखिए तो। इसको मिरांडा कहती है कब? जब वो फर्डिनेंड को देखती है तो अपने पिता से आश्चर्यचकित होकर के ये बात कहती है। इसी में थोड़ा सा हम आगे चल के और डिस्कस अगर करना चाहें तो उसमें दिया गया है कि मिरांडा चार्मिंग एंड ग्रेसफुल गर्ल, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। इससे दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई कि ये जो लाइन्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से ली गई हैं, जो कि इनका स्वान सॉन्ग कहलाता है। और जो मिरांडा है वो जब फर्डिनेंड को देखती हैं तो ये उसके बारे में कहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? पहला है वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। मैकबेथ क्या है? इफ़ म्यूज़िक बी द फुड ऑफ लव प्ले ऑन ट्वेल्थ नाइट, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट अदर्स अचीव ग्रेटनेस, ये जो इसमें आंसर दिया गया है ये गलत है। ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये भी ट्वेल्थ नाइट, यानी ये जो डायलॉग है ये भी ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा कि डी में जो दिया गया है डायलॉग वो रिचर्ड सेकंड का ना होकर के हमारा ट्वेल्थ नाइट का है। इसके बारे में और देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ट्वेल्थ नाइट के बारे में दी गई हैं। जो हमारे काम की चीज़ है वो यहाँ पर है कि इट्स मेन सोर्स, जो ट्वेल्थ नाइट का मेन सोर्स है वो क्या है? एपोलोनियस एंड सिला, जो कि 1581 में बाई सिंथियो के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Who in Richard II kills Richard when he hears Henry's coronation? तो हमारा आंसर क्या है? पियर्स एक्सटन। पियर्स एक्सटन जो है उसने हेनरी को कत्ल कर दिया था जब उसे ये पता चला कि हेनरी का कोरोनेशन होने वाला, यानी ताजपोशी होने वाली है। चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। पियर्स एक्सटन किल्स रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन इन द प्ले रिचर्ड सेकंड। वही बात है कि जब रिचर्ड सेकंड में पियर्स एक्सटन को ये पता चलता है कि हेनरी का कोरोनेशन होने वाला है तो वो उसको मार देता है। अगली बात जो हमारे काम की है, इट इज़ अ हिस्ट्री प्ले रिटन अराउंड 1595, 1995 के आसपास लिखा गया बाई विलियम शेक्सपियर, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एंड क्रॉनिकल्स his downfall and the machination of his novels, उसके इतिहास को बताता हुआ नाटक है। विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन 37 प्लेज। मोर इन्फॉर्मेशन, सोनेट्स को कई बार पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं, तो 154 लिखी हैं। आगे रिचर्ड सेकंड के बारे में क्या बताया गया है? द प्ले रिचर्ड सेकंड वाज परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर ऑन 12 जून 1631। चलिए ये भी हमारे काम की बात हो गई कि 1631 में रिचर्ड सेकंड को ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था। एक और मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। द हिस्ट्री प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं कवर द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 350 ईयर्स। ये भी क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है
कि शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज इंग्लिश हिस्ट्री को किस पीरियड के या कितने सालों के पीरियड की बात करता है, तो हमारा आंसर होगा 350 ईयर्स। चलिए ये भी हमारा क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हुज स्पीच इज दिस, प्रेजेंट फियर्स आर लेस दैन हॉरिबल इमेजिन्स। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है और ये जो स्पीच है ये स्पीच है मकबेथ की। इसकी डिटेल हम देख लेंगे, डिटेल में हमें और क्या पता लग जाएगा मकबेथ के बारे में। तो यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स दी गई हैं, देखेंगे। द गिवन फेमस स्पीच प्रेजेंट फियर्स आर लेस दैन हॉरिबल इमेजिन्स। प्रेजेंट फियर्स कह रहे कि जो अभी मौजूदा जो डर है ना, आर लेस दैन हॉरिबल, वो काफ़ी कम डरावना है। हॉरिबल इमेजिनिंग्स, जो उन कल्पनाओं से, जो उन भयानक कल्पनाओं से जो हम कर सकते हैं। ये मकबेथ ने कही है, किस में, प्ले मकबेथ में, एक्ट 1 सीन 3 में। द प्ले मकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन अबाउट 1606, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। मकबेथ को शेक्सपियर ने 1606 में लिखा था और इससे पहली बार 1623 में हेमिंजेस एंड कॉन्डेल के द्वारा फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। आगे देख लेते हैं क्या काम की चीज़ है। द सोर्स ऑफ द प्ले इज़ हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज का सोर्स क्या है, तो उसका आंसर क्या है, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, जो कि 1587 में लिखे गए। हीरो ऑफ द प्ले इज़ मकबेथ एंड हीरोइन ऑफ द प्ले इज़ लेडी मकबेथ। हीरो मकबेथ हैं और जो हीरोइन है वो लेडी मकबेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्ले टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा प्लेइंग चेस। प्लेइंग चेस, चेस खेल रहे थे। और देख लेते हैं क्या काम की चीज़ है। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर प्लेइंग चेस इन द फाइनल सीन। द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले, यानी ये भी जो बताया आपको स्वान सॉन्ग है इंग्लिश ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर का। देयर आर 5 एक्ट्स इन द प्ले, 5 एक्ट हैं। फर्स्ट रिटन, पहली बार इसे लिखा गया और परफॉर्म किया गया 1611 में, एंड पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623, और इसे 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो, और इसे फर्स्ट फोलियो में कॉमेडी के तौर पर क्लासीफाई किया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। देखिए आंसर तो आपके सामने ही है, रॉबर्ट ग्रीन। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है, तो हमारा जवाब होता है रॉबर्ट ग्रीन, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे और शेक्सपियर से जेलस थे बहुत ज़्यादा। चलिए और देख लेते हैं हम क्या जान पाएंगे इनके बारे में। रॉबर्ट ग्रीन इज़ रिनोन फॉर हिज कनेक्शंस विथ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के साथ अपने कनेक्शंस के लिए बहुत ये प्रसिद्ध हैं हमारे रॉबर्ट ग्रीन। ही अटैक्ड ऑन शेक्सपियर इन ग्रॉथ्स वर्थ ऑफ विट। उनकी ये किताब है, या कह दें कि उनका एक ये लेख है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के बारे में ये लिखा है। उसका नाम ध्यान रखेंगे। और क्या लिखा है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज अ लंदन ड्रामाटिस्ट। वो भी बड़ी गजब बात है, पहला रेफरेंस और वो भी इतना ख़तरनाक। एंड हिज पेंडेस्टो। अच्छा ये काम की चीज़ है कि रॉबर्ट ग्रीन का जो पेंडेस्टो है वो शेक्सपियर के द विंटर्स टेल का सोर्स है। इस बात को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियर प्लेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलांकोलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग एडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सीधा सा हमारा जो आंसर है वो है हेमलेट। हेमलेट ही वो व्यक्ति है या वो हीरो है शेक्सपियर के प्लेज में से, यानी हेमलेट से, कि जो सोचता बहुत ज़्यादा है, हमेशा रिफ्लेक्शन के मोड में रहता है, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना विचार करना, ये उसकी ख़ास बात है। चलिए और क्या जान पाते हैं उसके बारे में देखते हैं।
Hamlet, the hero of Shakespeare play, has been described as melancholic and a neurotic, having Oedipus complex. Oedipus complex क्या है उसके बारे में नीचे अपन बात करेंगे। और हेमलेट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये पूरा नाम है उसका, इज़ अ ट्रेजिडी इन 5 acts written about 1599 1601 and published in a quarto edition in 1603। ये तो हो गया इसका कब पब्लिश हुआ, कब इससे लिखा गया। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, जो हेमलेट की विशेषता बताई गई है बाद में लोगों के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा। इन साइको एनालिटिक थ्योरी एडिपस कॉम्प्लेक्स डिनोट्स द इमोशंस। एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो डिनोट्स दर्शाता है इमोशंस, भावनाओं को, आइडियाज़, विचारों को, दैट द माइंड कीप्स इन द अनकॉन्शियस, जो दिमाग में बसे रहते हैं हमारे बेहोशी के समय में, वाया डायनेमिक रिप्रेशन के द्वारा, दैट कंसंट्रेट अपॉन अ बॉयज डिज़ायर टू सेक्सुअली पजेसेस हिज मदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following plays of Shakespeare contains the lines What a piece of work is man? इसका भी आंसर हमारा क्या है, हेमलेट है। और ये किसने कहा है, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं किस। तो ये हमारा रहा What a piece of work is man is a phrase written within a monologue by Prince Hamlet to Rosencrantz and Guildenstern in Act 2 Scene 2 इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। ठीक है, ये तो क्लियर है। हेमलेट इज़ रिफ्लेक्टिंग एट फर्स्ट एडमायरिंगली एंड देन डिस्पेयरिंगली ऑन द ह्यूमन कंडीशन। यानी हेमलेट जो है पहले वो सोच में है, रिफ्लेक्टिंग, अभी जो हमने बताई बात कि सोचता बहुत है हर बात पे, तो पहले वो एडमायरिंगली प्रशंसा से बड़ा विचार मग्न था ह्यूमन कंडीशन या मानव की स्थिति के लिए, फिर वो थोड़ा सा निराशा में चला जाता है और फिर वो दोनों तरह की बात करने लगता है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, कि मनुष्य ही वो प्राणी है जिसमें कभी बड़ी अच्छी स्थितियाँ आती हैं, कभी बुरी आती हैं, सुख आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन हारमनी। शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेज हैं, सिम्बलीन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, ये सारे के सारे हारमनी यानी सामंजस्य पे ख़त्म होते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या अपन पता कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन हारमनी। विलियम शेक्सपियर्स लेट प्लेज कंप्राइजिंग। विलियम शेक्सपियर के जो आखिरी प्ले हैं उनमें क्या कौन कौन से हैं, देखिए। पेरिकल्स है, प्रिंस ऑफ टायर, ये इसका पूरा टाइटल है। सिम्बलीन है, द विंटर्स टेल है, एंड द टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट है। इसमें एक और बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन चारों में से कोई 3 दिए जाते हैं और फिर कोई एक शुरुआती दौर का, जो शेक्सपियर का शुरुआती दौर है, अर्लियर उसका टाइम है, उसका एक कोई प्ले दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन लास्ट प्लेज में से नहीं है। तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। When Dowden argued that Shakespeare's late comedies should be called dramatic romances, जब डाउडन ने ये तर्क दिया कि शेक्सपियर की लेट कॉमेडीज़ को क्या कहा जाना चाहिए, शुड बी कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस, तो ही डिड सो, उसने ऐसा किया बिकॉज, क्योंकि दे रिजेंबल लेट मेडिएवल एंड अर्ली मॉडर्न रोमांसेस, क्योंकि वो बाद के मध्यकालीन युग से, मेडिएवल एज से, और अर्ली यानी शुरुआती आधुनिक दौर के रोमांसेस से रिजेंबल मैच करता था, मिलता जुलता था। इसलिए उसने कहा था डाउडन ने कि लास्ट के जो प्लेज हैं शेक्सपियर की या कॉमेडीज़ हैं उनको ड्रामेटिक रोमांसेस कहा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, neither a borrower nor a lender be, for loan often loses both its self and friend, and borrowing dulls the age of husbandry। बड़ी अच्छी पते की बात है जो आज भी लागू है कि ना तो किसी से उधार लीजिए ना उधार दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि पैसा देने के बाद उधार का पैसा तो जाता ही है, साथ में मित्र भी चला जाता है।
गज़ब, अच्छी बात है ये। और ये कही है पोलोनियस ने अपने बेटे लियार्टीस से, जबकि वो पढ़ने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था उसको भी अपन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री इज अ लाइन अटर्ड बाय पोलोनियस अ काउंसलर टू द किंग क्लॉडियस। आगे बात, जो क्लॉडियस है वो हेमलेट के पिता को मार करके राजा बन जाता है, और उनके ये काउंसलर में से थे पोलोनियस, जो अपने बेटे से एक्ट 1 सीन 3 में कहते हैं बिडिंग फेयरवेल, जब उसको विदा कर रहे थे लियार्टिस को, अपने बेटे को, तो उससे कहते हैं डेनमार्क जा रहा था, लीविंग डेनमार्क, सॉरी डेनमार्क से जा रहा था फॉर फ्रांस के लिए, किस लिए, पढ़ने के लिए। तब उन्होंने ये बात कही थी कि ना तो उधार दो ना उधार लो। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्लेज में से किस प्ले में जूलिया का कैरेक्टर आता है? तो आंसर आपके सामने है ए, यानी द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और इसमें क्या जान सकते हैं अपन, द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन द प्ले विलियम शेक्सपियर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एन अर्ली प्ले। ये ध्यान रखिएगा, अर्ली प्ले में से एक है, 5 एक्ट हैं इसमें। रिटन परहैप्स, शायद इसे लिखा गया 1590-94 के आसपास, एंड पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, और इसे 1623 के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया। हाँ, ये एक लाइन देख लीजिए, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ हिज प्लेज इन विच अ हीरोइन ड्रेसेस एज अ बॉय। शेक्सपियर का पहला प्ले है जिसमें किसी हीरोइन ने बॉय के कपड़े पहने थे, यानी इसमें ड्रेस वाला मामला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी समरी और देख लेते हैं। जूलिया प्रोड्यूस बिलवेड एंड मिस्ट्रेस टू द सर्वेंट लुशेटा डिजायरिंग टू ट्रेवल टू मिलान टू विजिट प्रोटियस। Julia disguises herself as a high-class male page in order to avoid lecherous advance along the journey, calling herself Sebastian। तो जूलिया ने सेबास्टियन बन करके मिलान के लिए सफ़र किया था, किस वजह से, प्रोट्यूज से मिलने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा 11 हो गया है। अब हम आते हैं 12 पे। तो 12 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज़ अ सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ। खैर इसका क्वेश्चन आंसर तो है आपका एयर। ये अब शेक्सपियर से थोड़ी बाहर बात हो गई, तो इसको अपन आंसर देख करके इसका आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेस टाइम इन अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट द इनसाइट एंड दी। तो समय के बारे में बोलने वाला क्या कह रहा है? शेक्सपियर की एक ये सोनेट है, उसमें देखते हैं क्या है भाई। टाइम प्रिजर्व्स ह्यूमन लाइफ, टाइम जो है वो ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करता है। थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। बी है ऑप्शन, विथ टाइम कम्स चेंज, समय के साथ परिवर्तन आता है, ये बात कुछ ठीक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है हमारा, टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़, ये भी सही है काफ़ी हद तक। टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, समय ह्यूमन लाइफ यानी मानव के जीवन को रिमूव लेके जाता है। तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी और डी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इसका बी और डी सही है। और इसमें अपन क्या जान सकते हैं उसको देख लेते हैं। द स्पीकर माइट मीन, करेंगे स्पीकर यानी बोलने वाले को माइट मीन मतलब हो सकता है, वह नहीं एड्रेसेस टाइम की, जब वो टाइम को एड्रेस करता है। और क्या मतलब हो सकता है, दैट आई विल बी ट्रू, आई विल बी ट्रू, मैं सच्चा रहूँगा, डिस्पाइट दाई साइथ एंड दी, विथ टाइम कम्स चेंज एंड टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। ये दोनों वही ऑप्शन आ गए।
सोनेट नंबर 123 है, ये अपने को ध्यान रखना है कि जिसमें टाइम की बात की गई है वो सोनेट नंबर 123 है। टाइम से क्या क्या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज पुअर योरिक इन हेमलेट। हेमलेट में पुअर योरिक क्या है, तो वो है या जेस्टर, वो एक जेस्टर है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी है जो अपने काम की है वो उसको अपन देख लेते हैं। और ये आप देखते चलिए कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये पूरी आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी गई है। जो भी एग्ज़ाम है उसका नाम और विथ सन, किस सन में उसको पूछा गया है। चलिए, पुअर योरिक जो है इन द प्ले हेमलेट, हेमलेट प्ले में वाज अ जेस्टर, जेस्टर है। इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट ऑफ हेमलेट, हेमलेट के एक्ट 5 सीन 1 में हेमलेट इज टॉकिंग टू अ ग्रेव डिगर। हेमलेट एक ग्रेव डिगर से बात कर रहा है। द ग्रेव डिगर पिक्स अप अ स्कुल, वो ग्रेव डिगर जब कबर खोद रहा होता है तो एक उसको स्कुल उठा करके दिखाता है, यानी हमारी खोपड़ी। एंड सेज, और कहता है, इट हैज़ बीन देयर फॉर 23 ईयर्स, की ये यहाँ पर 23 सालों से है। और ये जो बिलोंग करती है वो किससे बिलोंग करती है, योरिक से। तो ये हमारा योरिक है, इतना नहीं दिखाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियर, टॉल्स्टॉय एंड द फूल। इसका हमारा ऑप्शन है बी, यानी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है लियर, टॉल्स्टॉय एंड द फूल। किस लिए लिखा है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर के बारे में बहुत बुरा भला कहा अपनी किसी किताब में, उसी को शायद ले करके इन्होंने भी लिखा। चलिए देखते हैं क्या है। लियर, टॉल्स्टॉय एंड द फूल इज़ एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल, और जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया एक एसे है। इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ क्रिटिकल एसे ऑन शेक्सपियर बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा शेक्सपियर पर लिखे गए क्रिटिकल एसे का से इंस्पायर है ये। एंड वाज पब्लिश्ड इन पोलेमिक, अ ब्रिटिश मैगजीन ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, इन मार्च 1947. In this essay, Orwell analyzes Tolstoy's criticism of Shakespeare's work in general and his attack on King Lear in particular. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, which character in Hamlet utters the line something is rotten in the state of Denmark। कौन सा कैरेक्टर है जिसने ये डायलॉग कहा है कि डेनमार्क में कुछ न कुछ बुरा घट रहा है, और रोटन तो इसे सड़ना होता है। ये भी सेंस ले सकते हैं, तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, मार्सिलस कहता है। मार्सिलस कहता है, कब कहता है वो अपन नीचे देखते हैं। द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, दिस लाइन इज स्पोकन बाय मार्सिलस in Act 1, Scene 4, as he and Horatio debate whether or not to follow Hamlet and the ghost into the dark night। कब की बात है ये, जब मार्सिलस जो हमारा ये कहने वाला है, मार्सिलस, ठीक है, मार्सिलस और होरेशियो ये दोनों डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जब हेमलेट जो है वो घोस्ट के साथ में इनटू द डार्क नाइट, रात के अंधेरे में चला जाता है। तो वो बात कर रहे हैं कि जाया जाए कि न जाया जाए, उनका पीछा किया जाए या नहीं किया जाए। तो तब ये बात कहता है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज़ अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय, ये हमारा ऑप्शन है विलियम हेजलिट के द्वारा लिखी गई है। किताब का नाम क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। और इसके बारे में कुछ जान सकते हैं तो अपन आगे देख लेते हैं। ये जो किताब है ये हमारी 1817 में आई थी, रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश, ठीक है, विलियम हेजलिट ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा
Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad? करें किस नोटोरियस कुख्यात, बड़ा खतरनाक वर्ड यूज़ किया है, किस कुख्यात क्रिटिक ने शेक्सपियर के बारे में कहा था या शेक्सपियर के प्लेज़ के बारे में कहा था कि उनके जो नाटक हैं या प्ले हैं वो ट्रिवियल, बड़े तुच्छ हैं, पॉजिटिवली बैड और बहुत बुरे हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द वर्क, और उस टाइटल का नाम भी बताना है। तो अभी हमने बात करी थी वो कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, और उनकी किताब का नाम क्या है, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा। इसको ध्यान रखेंगे कि ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा वर्क या ऐसे में लियो टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर के बारे या प्ले के बारे में कहा है कि उनके जो प्ले हैं वो बड़े तुच्छ और बहुत बुरे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो अपन बात कर ही चुके हैं, 19 में आ जाइए। जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज। इसका आंसर हमारा हो जाएगा शेक्सपियर्स प्लेस। ठीक है, चलिए ये हमारा व्हील ऑफ फायर जो है ये 1949 में आया था, इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। और ये लिखा किसने है, जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट यानी GR विल्सन नाइट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वो क्या है भाई, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। विच कमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एन इनडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन। इनमें से किसने ये बात कही है, तो अगर अपन देखें तो ऑप्शन हमारा TS एलियट होना चाहिए या अब्राहम राइट होना चाहिए। चलिए इसको अपन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या माना है भाई, तो अब्राहम राइट। चलिए दूसरी कोशिश ठीक रही, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा गोला गलत होने वाला था। तो अब्राहम राइट ने ये बात कही है प्ले हैमलेट के बारे में कि ये इनडिफरेंट प्ले है, द लाइन्स बट मीन। कब कहा था इन्होंने, पुट इन द 1630s। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन कैसा लगा बताइए। अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम और मेहनत से आपके लिए इस वीडियो सीरीज़ को पूरा करा पाएँ और आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर पाएँ। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।